भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुल मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स लड़ने के लिए भेजे थे और इन सोल्जर्स ने एलाइड साइड पे रह के एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट यानी जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ाई की थी। इन सोल्जर्स में ज़्यादातर ऑफिसर्स नहीं थे, ये थे ORs यानी अदर रैंक्स। और इन सोल्जर्स ने लड़ाई भी किस देश के लिए की? ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश राज के लिए, वही ब्रिटिश राज जो समय भारत पे राज करता था। इन 25 लाख सिपाहियों में से एक भारतीय सिपाही ऐसा था जिसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौत को चकमा दिया और इसने कभी ब्रिटेन के साथ लड़ाई की, कभी ब्रिटेन ने इसके ऊपर हमला किया, कभी जर्मनी के अगेंस्ट इसने लड़ाई की और कभी जर्मन्स ने इसके ऊपर हमला किया। ये सिपाही भी एक अदर रैंक था और इसका सपना था कि इसको भारतीय सेना में एक ऑफिसर बनना है। इस सिपाही का नाम था चनन सिंह ढिल्लन। कहानी शुरू होती है साल 1939 से। उस समय भारत और पाकिस्तान 2 देश नहीं थे, ये एक देश था हिंदुस्तान, और उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करती थी। अब इसी ब्रिटिश राज की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे चनन सिंह ढिल्लन। इनका सपना था कि ये भारतीय सेना में एक ऑफिसर की तरह ज्वाइन करें। तो जब ये ब्रिटिश वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर में SSB इंटरव्यूज के लिए गए, वहां पे उनको बताया गया कि इनके बाकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हुई है, बट जहां ग्रुप टास्क है, जहां पे ग्रुप डिस्कशंस है, वहां पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और साथ ही इनको भी बताया गया कि इनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है और इसी वजह से इनको ऑफिसर की एंट्री के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। अब ऑब्वियसली चनन सिंह एक ऑफिसर बनना चाहते थे और उनको जब बताया गया कि वो फेल हो गए तो उनको बहुत दुख हुआ, पर क्योंकि उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का इतना स्ट्रांग जज्बा था कि उन्होंने कहा कि वो एज अ सिपाही ज्वाइन करेंगे और वहीं से ऊपर प्रमोट होते होते वो ऑफिसर बनेंगे। इतना स्ट्रांग उनका इरादा था। ध्यान रखिए कि ये बात है 1939 की, वही साल जब यूरोप में पूरा बवाल चल रहा था। 1939 में ही सितंबर 1 को जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया था और उसके बिल्कुल 2 दिन के बाद यानी 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। जब ब्रिटेन इस वॉर में एंटर कर गया तब उनका यह काम था कि जितने भी उनके फौजी पूरे ब्रिटिश एम्पायर में हैं उनको दुनिया भर से बुला के अपनी लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। और इसी वजह से भारत में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के फौजी थे उनको मोबिलाइजेशन का ऑर्डर मिलने लगा। उस समय चनन सिंह भारत के अंदर 41st फील्ड पार्क कंपनी का हिस्सा थे जो कि 8th आर्मी के साथ जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही ब्रिटिश अंपायर ने अपने फौजियों को मोबिलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया तब इनको ऑर्डर मिला कि इनको पहले बॉम्बे जाना है। उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था और बॉम्बे में वहां पे एक शिप पे बैठ के इनको पहुंचना है सीधा इराक और वहां पे बसरे नाम की एक जगह थी, उस जगह पे जो एलाइज की सप्लाई लाइंस थी उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इनको मिली। जब ये सब कुछ चल रहा था तो चनन सिंह ने अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया, उनको प्रमोशन मिला, अब वो नायक बन गए और साथ ही साथ उनको और कुछ और सिपाही थे उनके यूनिट में, उनको एक बैच मिला, उस बैच पे ई लिखा हुआ था। वो बैच अपनी यूनिफॉर्म पे लगा सकते थे और इस ई का मतलब था कि ये वो फौजी हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। पर साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा था कि वो ब्रिटिश लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश से बाहर जाके ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि भारत देश के अंदर उन्हीं ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं। पर जो भी हो, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सिपाही थे तो उनको पोस्टिंग पे जाना था, तो यहां से उनको निकाल के लेके आ गए नॉर्थ अफ्रीका में। और नॉर्थ अफ्रीका में शुरू में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था उस समय उतना टेंशन नहीं था, पर 1940 में ये चीज चेंज हुई, समा बदला। जर्मनी ने 1939 में पोलैंड को बहुत जल्दी हरा दिया था, उसके बाद उन्होंने लो कंट्रीज को और 1940 में ही उन्होंने फ्रांस को भी हरा दिया। अब सब लोगों की नजर थी ब्रिटेन के ऊपर कि क्या ब्रिटेन जर्मनी के इन्वेजन को रोक पाएंगे। ब्रिटेन के ऐसे बहुत सारे सिपाही जो ब्रिटेन की BEF यानी ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स का हिस्सा बनके फ्रांस के लिए लड़ने के लिए मेनलैंड यूरोप में गए थे, अब वो भी किसी तरह बचते बचाते डनकर्क से इवैक्यूएट कर लिए गए थे। और अब ब्रिटिश जनता को लग रहा था कि अगर जर्मन्स ने अटैक किया तो हमारी सेना हमको बचा नहीं पाएगी। तो इस तरह से 1940 में पूरे ब्रिटेन के अंदर जनता और मिलिट्री के अंदर ऐसा लग रहा था कि अगर जर्मनी ने हमको इन्वेड किया तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उनको ऐसा लग रहा था कि इतना मोरल डाउन हो गया ब्रिटिश जनता का, हमको कोई ना कोई जीत हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा देश मोरल डाउन होने की वजह से ही हार जाएगा। पर चर्चिल ये भी जानते थे कि एक्सिस पावर्स को यूरोप के अंदर हराना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनका ध्यान गया नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में जो एक्सिस की दूसरी बड़ी पावर थी इटली, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे बेनितो मुसोलिनी, उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज को धीरे धीरे अटैक करके कैप्चर करना शुरू किया। पहले उन्होंने एबिस्निया को कैप्चर किया, उसके बाद लिबिया भी उनके हाथ में ज्यादातर आ ही गया था और ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ अफ्रीका में जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वो सब कुछ अब बेनितो मुसोलिनी इटली के पास ले जाएंगे। इन सारी शुरुआती जीतों के बाद अब इटली का टारगेट ये था कि इजिप्ट पे हमला करना है और स्पेशली सुएज नहर के ऊपर हमला करना है। ये वही नहर है जो ब्रिटिश
और पूरा जो ब्रिटिश का अंपायर था एशिया के अंदर, उनको कनेक्ट करने का एक शॉर्टकट देती थी। तो अगर ये सुएज कैनल जो है अगर इटालियंस के हाथ में आ गई, एक्सिस फोर्स के हाथ में आ गई, तो ब्रिटेन का जो अपना पूरा कनेक्शन है एशिया के अंपायर के साथ वो बहुत वीक हो जाएगा। और उसके बाद अगर ब्रिटेन को अपने एशिया के अंपायर में जाना है, यानी इंडिया के पास जाना है, ब्रिटिश मलया में जाना है, तो वो नीचे अफ्रीका से घूम के आना पड़ेगा। तो इसी वजह से सुएज कैनल ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए इटालियंस एक्सिस फोर्सेस सुएज कैनल को ही कैप्चर करना चाह रहे थे। तो जब इटालियंस ने अपना अटैक लॉन्च किया इजिप्ट के ऊपर, तो उनके पास 5 लाख सोल्जर्स थे और शुरुआत के समय में इटालियंस को जीत मिली और ब्रिटिश डिफेंसिव लाइंस टूटने लगी। पर फिर ब्रिटिश लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया और उन्होंने काउंटर अटैक किया और उन्होंने इटालियंस को पीछे धकेलना शुरू किया। और धीरे धीरे इस काउंटर अटैक की वजह से जितनी भी टेरिटरीज अब इटालियंस ने ले ली थी उनको वापस ब्रिटिश लोगों ने ले लिया। और वो नहीं देखना चाहते थे कि नॉर्थ अफ्रीका में एक्सिस फोर्सेस इतनी बुरी तरह से हार रही हैं। तो इसीलिए फिर हिटलर ने अपने एक मिलिट्री जनरल अर्विन रोमल को यहाँ पे बहुत सारे पैंजर्स के साथ भेजा और उनको ये ऑब्जेक्टिव दिया कि तुमको वो सारी टेरिटरीज वापस हासिल करनी है जो ब्रिटिश लोगों ने हमसे ले ली है। नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तानों के अंदर रोमल की टैक्टिक्स का जवाब ब्रिटिश लोगों के पास नहीं था और इसी वजह से रोमल का एक निकनेम पड़ गया। अगर आपको निकनेम पता तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो रोमल अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस को पीछे धकेलते चले गए और पीछे आते आते अब ब्रिटिश लोग एल एलमेन के पास आके रुक गए थे। और रोमल का प्लान ये था कि 30 जून 1942 को वो एल एलमेन पे अपना हमला स्टार्ट करेंगे। इसके 10 दिन के पहले यानी 20 जून 1942 को चनन सिंह उसी एरिया में थे। वो एल एलमेन के पास मेरसा मेट्रो में थे, जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस उस एरिया को डिफेंड कर रही थी और उनको ये आइडिया नहीं था कि रोमल इतना बड़ा अटैक अब एल एलमेन पे लॉन्च करने वाला। चनन सिंह को अभी अभी एक लेटर मिला था और उस लेटर में ये लिखा था कि उनको वापस इंडिया बुलाया जा रहा है ऑफिसर की ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये लेटर देख के ऑब्वियसली चनन सिंह बहुत खुश हुए क्योंकि वो हमेशा से एक ऑफिसर बनना चाहते थे और बस अब वो दिन गिन रहे थे कि कब मेरा टाइम आएगा, कब मैं शिप पे बैठ के वापस इंडिया जाऊंगा, अपने देश वापस जाऊंगा और ऑफिसर की ट्रेनिंग करूंगा और एक ऑफिसर बनूंगा। चनन सिंह की ये खुशी बस कुछ दिनों की थी क्योंकि 26 जून 1942 को रोमल की फोर्सेस ने अटैक किया उसी एरिया में जहां पे चनन सिंह थे। इन दोनों साइड्स के बीच में बहुत भीषण लड़ाई हुई और लगभग 3 दिन के बाद यानी 28 जून के ऑलमोस्ट रात के 12 बजे चनन सिंह के सुपीरियर्स को ऊपर से ऑर्डर आया कि अपनी पोजीशन सब छोड़ दो, वहां से पीछे हटो और कुछ भी करना है आपको बट जर्मन्स के हाथ में नहीं आना है। क्योंकि जर्मन्स सिर्फ टेरिटरी हासिल नहीं कर रहे थे, वो ये भी कर रहे थे कि जितनी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस हैं, उसमें ब्रिटिश फोर्सेस हैं या फिर इंडियन ट्रूप्स हैं, उन सबको कैप्चर भी करना है। तो चनन सिंह और उनके साथियों ने कुछ जीप्स और ट्रक्स में बैठ के यहां से भागना शुरू किया। उनका ऑब्जेक्टिव यह था कि वो पहले कायरो की तरफ जाएंगे, फिर साउथ की डायरेक्शन में लगभग 36-40 किलोमीटर आगे जाके मरुस्थल के बिल्कुल बीच में पहुंच जाएंगे ताकि जर्मन फोर्सेस उनको पकड़ ना पाए। बट जर्मन्स भी बिल्कुल उनके पीछे लगे हुए थे और जब ये परस्यूट शुरू हुआ, जब जर्मन्स ने इनको पकड़ना शुरू किया तो लगातार फायर फाइट हो रही थी जिसमें जो कुछ ट्रक्स और कुछ जीप्स जो चनन सिंह की यूनिट के साथ थी उसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो गई। चनन सिंह अपनी यूनिट के साथ भाग रहे थे और उनके पास अब सिर्फ 3 ट्रक्स बची थी और सबसे आगे वाली ट्रक में चनन सिंह थे और कुछ डिस्टेंस पे बार बार उनका जर्मन्स के साथ सामना हो रहा था। जब फिर से उनका जर्मन्स के साथ सामना हुआ तो सिर्फ उनकी अपनी अकेले की ट्रक बची और उस ट्रक को छोड़ के उन्होंने ऑन फुट आगे भागना शुरू किया। जब भागते भागते चनन सिंह और उनके साथी बिल्कुल एक ब्रिटिश फ्रेंडली फोर्स के पास, जो एक वहां पे एयर स्ट्रिप थी ब्रिटिश लोगों की, वहां पहुंचने वाले थे, उसके जस्ट पहले एक जर्मन यूनिट ने उनको इंटरसेप्ट किया और वहां पे आके चनन सिंह को सरेंडर करना पड़ा। अब वो एक POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर थे। अब वो ये बात जान गए थे कि उनके जितने भी सपने थे ऑफिसर बनने के या फिर प्रमोशन लेने के, आगे बढ़ने के, वो सारे सपने अब चूर-चूर हो जाएंगे और ये भी पता नहीं है कि क्या वो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में जाके जिंदा भी बचेंगे। तो जर्मन्स ने चनन सिंह और उनके साथियों को यहाँ पे कैप्चर किया और यहाँ से लेके वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में लेके गए जहाँ पे बहुत सारे और भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही थे। फिर यहाँ से उन्होंने इन सारे POWs को इटालियंस को हैंड ओवर कर दिया। इटालियंस ने उनको अगेला नाम के एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रखा था और वहां पे ये सारे प्रिजनर से बहुत सारा मजदूरी वाला काम करा रहे थे। यानी वहां पे जो बहुत सारे ऑयल के बैरल्स रखे थे उन बैरल्स को अपनी पीठ पे उठा के उनको टैंकर्स पे लोड करवा रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था गर्मी के महीनों में और ऑब्वियसली इनको खाने के लिए भी अच्छा खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रिजनर्स एग्जॉशन से थक के वहीं गिर जा रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे और उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो उस कैंप में ऐसे कुछ समय मजदूरी करने के बाद चनन सिंह ने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो प्रोटेस्ट करेंगे। इन कंडीशंस में वो काम नहीं कर सकते और उन्होंने कह दिया कि वो काम नहीं करेंगे। जब इटालियन गार्ड्स ने देखा कि कुछ इंडियन सोल्जर्स इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं
तो उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुमको गोली मार दी जाएगी। पर चरण सिंह और उनके साथियों ने कहा कि हमारी हालत ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आप अब गोली मार दोगे तो हमारी मौत हमारे लिए आसान होगी। तो चरण सिंह और उनके सारे जितने भी साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लाइन से खड़ा किया गया, और जब उनको गोली चलने ही वाली थी उनके ऊपर, तभी वहां पे एक कार आई और उस कार में से एक जर्मन फौजी उतरा। उस फौजी ने कहा कि इन सारे सिपाहियों को हम यहां से एक दूसरे प्रिजनर ऑफ कैंप में मूव करेंगे और इनसे आप मजदूरी वाला काम ना कराएं। जब चरण सिंह की लाइफ में ये सब कुछ हो रहा था, वहां दूसरी तरफ बड़े फ्रंट पे कुछ और ही हो रहा था। जो रोमल ने इतनी जीतें हासिल की थी, एल एलमेन पे आके उनकी जीतों का जो सिलसिला था वो थम गया था। और अक्टूबर 1942 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने फिर से एक काउंटर अटैक किया जर्मन्स के ऊपर, और रोमल को अपनी फोर्सेस को लेके रिट्रीट करना पड़ा। ये जो अक्टूबर वाला काउंटर अटैक था, इसको एक बहुत फेमस ब्रिटिश जनरल ने लीड किया था, और ये जो जनरल है ये रोमल का एक बहुत बड़ा राइवल माना जाता है। तो अगर इनका नाम अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। इसी सब के दौरान चनन और उनके साथियों को प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में न्यूज मिली कि जापान ने 1941 दिसंबर में अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया है, और अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर गया है। और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को एंगेज करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस भी अब नॉर्थ अफ्रीका में लैंड करेंगी। तो इन सबको ऐसा लगने लगा कि अब ये लोग यहां से जल्दी ही लिबरेट हो जाएंगे। परंतु जर्मन्स और इटालियंस किसी भी कीमत पे इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को नहीं छोड़ना चाहते थे। एक्सिस फोर्सेस ये नहीं चाहती थी कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर उनके पास हैं वो किसी भी तरह ब्रिटिश फोर्सेस लिबरेट कर पाए। इसी वजह से वो कॉन्स्टेंटली उनको एक कैंप से दूसरे कैंप में मूव कर रहे थे। तो अब जर्मन्स और इटालियंस ने डिसाइड किया कि यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, इंक्लूडिंग चनन सिंह, उनको हम यहाँ से निकाल के इटली के नेपल्स में लेके जाएंगे। तो 9 अक्टूबर 1942 को इन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक इटालियन शिप जिसका नाम SS लोरेटो था उसके ऊपर बैठाया गया, और ये शिप चल पड़ी नॉर्थ अफ्रीका से लेके नेपल्स की तरफ। पर 4 दिन के बाद यानी 13 अक्टूबर 1942 को जब चनन सिंह और उनके साथी दोपहर के 4:30 बजे शिप में थे, तो उनको अचानक से बहुत जोर से आवाज आई और उनकी शिप बहुत तेजी से हिलने लगी। सब समझ चुके थे कि उस शिप के ऊपर एक टॉर्पीडो फायर हुआ है, और ये टॉर्पीडो फायर किया था एक ब्रिटिश सबमरीन ने जिसका नाम था HMS अनरफल्ड। इस सबमरीन का टॉर्पीडो जब इटालियन शिप को लगा तो सारे लोग पानी में गिर गए, ये जहाज डूब गया और ज्यादातर लोग मारे गए। पर चनन सिंह इस अटैक में बच गए थे। चनन सिंह पानी में बहुत देर रहने के बाद अब बेहोश हो गए थे, और जब उनको होश आया तो उनको एहसास हुआ कि उनके आसपास कुछ रेस्क्यू बोट्स हैं, और उस बोट पे जो लोग हैं उनकी भाषा में एक जर्मन एक्सेंट आ रहा है। और जब उनको पूरी तरह होश आया तो उन्होंने ये एहसास किया कि वो सिसिली में पेलर्मो नाम की एक जगह पे एक हॉस्पिटल में थे और उनका इलाज हो रहा था वहां पे। यहाँ इतनी बड़ी विडंबना की बात है कि चनन सिंह और उनके साथी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए लड़ रहे थे, ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ रहे थे, और उनके ऊपर हमला किया गया एक ब्रिटिश सबमरीन द्वारा, और उनको बचाया उनके दुश्मनों ने, इटालियंस ने और जर्मन्स ने। ये जो ब्रिटिश सबमरीन ने इस इटालियन शिप के ऊपर हमला किया था और शिप को डुबाया था, इस किस्से के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत बात नहीं होती है। जितनी भी इस शिप के डूबने के बाद कैजुअलिटीज हुई थी उसमें से 130 कैजुअलिटीज इंडियन सोल्जर्स की थी, यानी ऐसे 130 सोल्जर्स जो ब्रिटिश अंपायर के लिए ही लड़ रहे थे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अब चनन सिंह को मेनलैंड इटली के उडीन प्रिजनर कैंप में मूव किया गया। वहां पे आके उन्होंने देखा कि उनके साथ साथ भारतीय सोल्जर्स के अलावा ब्रिटिश प्रिजनर्स हैं, अमेरिकन्स हैं, कैनेडियंस और ऑस्ट्रेलियन प्रिजनर्स भी हैं। मतलब जितने भी एलाइड साइड के सोल्जर्स थे वो इस कैंप में थे। और यहां पहुंचने के कुछ समय के बाद ही चनन सिंह और उनके साथियों ने यहां से भागने का यानी एस्केप प्लान बनाना शुरू किया। इन लोग का यह प्लान था कि इस प्रिजनर कैंप का जो बाउंड्री था, उस बाउंड्री के जो सबसे पास बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के नीचे से एक सुरंग खोदना शुरू करेंगे, और ये सुरंग निकलेगी प्रिजनर कैंप के बाहर, और वहां से ये सब लोग भाग जाएंगे। तो इस सुरंग को खोदने के लिए कुल मिला के 36 लोगों ने वॉलंटियर किया, और 17 दिन के अंदर ये सुरंग पूरी खुद गई। तो अब जब भागने की बारी आई और रोल कॉल शुरू हुआ कि किसको किसको भागना है, तो बहुत सारे लोग पीछे हट गए क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर हमको पकड़ा गया बाहर जाके तो हमको तो जर्मन से इटालियंस पक्का ही मार देंगे। तो कुल मिला के सिर्फ 17 लोग तैयार हुए इस सुरंग से भागने के लिए, और उन 17 लोगों में से चनन सिंह भी एक थे। तो एक एक करके सब इस सुरंग के अंदर उतरे, और कुछ समय के बाद इस 17 के 17 लोग सुरंग से बाहर निकल गए, कैंप से बाहर। अब जितने भी लोग इस सुरंग से भागे थे उसमें से ज्यादातर ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन या फिर कैनेडियन सोल्जर्स थे, यानी ऐसे सोल्जर्स जो ज्यादातर गोरे थे, और उनका इटली के लोकल पॉपुलेशन में घुल मिल जाना उतना मुश्किल नहीं था। पर चनन सिंह एक इंडियन सिपाही थे और वो जानते थे कि वो लोकल पॉपुलेशन में उतने आसानी से
ब्लेंड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से अथॉरिटी से बचते बचाते वो एक इटालियन फैमिली के घर पे पहुंचे, जिन्होंने इनको यहाँ पे आश्रय दिया और एक टाइम का खाना भी दिया। पर कुछ घंटों के बाद जब प्रिजनर कैंप में पता चल गया कि यहाँ से बहुत लोग भाग गए हैं, तो वहाँ के गार्ड्स ढूंढते ढूंढते इस फैमिली के पास आए और फैमिली से बात करके उन्होंने कहा कि हमको आपके घर की तलाशी लेनी है। और तलाशी करते समय इनको चरण सिंह मिल गए। पर चरण सिंह की तलाशी लेने के बाद इटालियन गार्ड्स ने उनको नहीं मारा, उनको कैप्चर करके वापस वो उसी प्रिजनर कैंप में ले गए। यहाँ प्रिजन में आने के बाद उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई। उनको 21 डेज का इंटेंसिव इम्प्रिजनमेंट दिया गया। उनको दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था, किसी से बात करना अलाउड नहीं था, और जिस प्रिजन में उनको रखा था वो बहुत छोटा था। तो इस तरह से चरण सिंह को टॉर्चर करने की कोशिश की गई, बट वहां पे भी चरण सिंह का जज्बा नहीं टूटा। फिर कुछ समय के बाद न्यूज आने लगी कि इटली अब इस लड़ाई में हार रही है, एलाइज बहुत तेजी से एडवांस कर रहे हैं और इटली और जर्मनी के बीच में अब दुश्मनी हो रही है और जर्मन्स अब इटालियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं। जब ये बात सामने आने लगी तो इस चीज का इंपैक्ट इस प्रिजनर कैंप में भी हुआ और जर्मन्स ने जितने भी यहाँ प्रिजनर्स थे उनको इवैक्यूएट करके जर्मनी ले जाने का प्लान बना। अब इन सारे प्रिजनर्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और इनको लेके गए जर्मनी के लिंडबर्ग नाम के एक प्रिजन कैंप में, जिसका नाम था स्टेलाग 12A। इस प्रिजन कैंप में एक बार फिर से चरण सिंह ने वही नज़ारा देखा कि उनके साथ कुछ इंडियन फौजी हैं, पर उनके अलावा यहाँ पे अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, ऑस्ट्रेलियंस और कनेडियन प्रिजनर्स भी हैं। और जब जब यहाँ पे ऊपर से एलाइड बॉम्बिंग होती है तो ये सारे प्रिजनर्स डरते हैं। जर्मन गार्ड्स तो डरते ही हैं, बट जो एलाइड फोर्सेस के प्रिजनर्स थे वो भी डर रहे थे। और एक बार फिर से वही आयरनी थी कि जिन साइड्स के लिए, जिन कंट्रीज के लिए एलाइड सोल्जर्स लड़ रहे थे, उन्हीं साइड की, उन्हीं कंट्रीज की अब एयर फोर्सेस उनके ऊपर बॉम्ब्स गिरा रही थी। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और जून 1944 में इस प्रिजनर कैंप में न्यूज आई कि एलाइड लैंडिंग फ्रांस में सक्सेसफुल हो चुकी है और अब बहुत तेजी से एलाइज मूव कर रहे हैं। और वैसे भी इस प्रिजनर कैंप के पूरे एरिया में लगातार एलाइड बॉम्बिंग हो रही थी, जिसकी वजह से इस प्रिजनर कैंप में जो प्रिजनर्स थे वो जानते थे कि एलाइड एयर सुप्रीमेसी इस एरिया में है, यानी एलाइड फोर्सेस जीतने ही वाली हैं। पर अभी भी उनका इंतजार और बाकी था। 1944 पूरा ऐसे निकला और उनको किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। फिर 1945 में आके अप्रैल के महीने में एक दिन इस प्रिजनर कैंप के सारे प्रिजनर्स ने नोटिस किया कि जितने भी जर्मन गार्ड्स हैं वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, सिविलियन क्लोथ्स पहन रहे हैं और अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के नॉर्मल पॉपुलेशन में मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो समझ गए कि एलाइड फोर्सेस नज़दीक ही हैं और कुछ ही समय के बाद एलाइड फोर्सेस ने आके इस प्रिजनर कैंप में सारे प्रिजनर्स को लिबरेट कर दिया, आज़ाद कर दिया। जितने भी प्रिजनर्स इस कैंप में थे उनको अपने अपने देश भेजने का प्लान बनने लगा, पर अभी भी जो इंडियन फौजी थे उनको तुरंत अपने देश नहीं भेजा गया। यहाँ से उनको मूव करके फ्रांस लेके गए, पेरिस में, और वहाँ पे कुछ दिनों तक इनको हॉस्पिटल में रखा गया और फिर यहाँ से उनको मूव करके लेके गए लंदन में। अब लंदन में उनके साथ एक नई चीज़ हुई। लंदन में जितने भी भारतीय फौजी थे उनको दो हिस्सों में बांटा जा रहा था। ऐसे फौजी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे और ऐसे फौजी जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को छोड़ के इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी थी, उसको ज्वाइन करने की कोशिश की थी। उन सारे फौजियों को अलग किया गया क्योंकि ब्रिटिश लोग इन फौजियों को, यानी आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के फौजियों को गद्दार कह रही थी। और ब्रिटिश अथॉरिटीज का यह प्लान था कि जितने भी आईएनए के सोल्जर्स हैं उनको इंडिया में ले जाके उनको पनिशमेंट देंगे, उनको इंप्रिजन करेंगे और उनका कोर्ट मार्शल करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब इन सारे सोल्जर्स को इंडिया में लाया गया तो इनके ऊपर फिर ट्रायल्स चले और जो आईएनए की जो सीनियर लीडरशिप थी उनके ऊपर जो ट्रायल्स चल रहे थे उनको रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत पब्लिसिटी मिली थी। और जो भारत की जनता है वो इन आईएनए के सोल्जर्स के साथ बहुत सिंपैथेटिक थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इन सोल्जर्स को पनिश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये अपनी देश के लिए लड़ रहे थे। और भारत की जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट था आईएनए के सोल्जर्स को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा और इन सारे सोल्जर्स को उनको छोड़ना पड़ा। फिर 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और अब चरण सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। आजादी के 10 साल के बाद यानी 1957 में चरण सिंह को एक लेटर आता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि चरण सिंह को ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। और फिर 27 नवंबर 1960 को चरण सिंह को ये ऑफिशियल इंडियन आर्मी का कंफर्मेशन आ जाता है कि वो अब ट्रेनिंग पे जाने के लिए तैयार है। और इस तरह से चरण सिंह का जो भारतीय सेना में एक ऑफिसर बनने का सपना था वो पूरा हुआ। 31 अक्टूबर 1975 को चरण सिंह भारतीय सेना से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से। इनकी मृत्यु हुई साल 2011 में। लेफ्टिनेंट कर्नल चरण सिंह की लाइफ के बारे में हम इतना डिटेल में इसलिए जानते हैं क्योंकि पूरे वॉर के दौरान इन्होंने बहुत डिटेल्ड डायरी एंट्रीज की थी। इन डायरी एंट्रीज में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही डिटेल में लिखा है। इनके सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ने के बाद जो एक चीज़ मुझे सीखने को मिली
वो ये थी कि आप जब कोई सपना देखते हो तो उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि उस सपने का पीछा आप क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास वाई, उस क्यों का आंसर है, तो आप बड़ी से बड़ी तकलीफों से टकरा सकते हो और आप कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।